हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहासकारों को हज़ारों साल पुरानी बातें कैसे पता चलती हैं। ना कोई फ़ोटो था, ना कैमरा था, ना इंटरनेट, फिर भी हमें पता है कि उस वक्त कौन राजा था, लोग क्या पहनते थे, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी। ये सब हम कैसे जानते हैं? इसका जवाब है हिस्टोरिकल सोर्सेज, यानी ऐतिहासिक स्रोत। जैसे पुराने सिक्के, मंदिर, शिलालेख, मूर्तियाँ और पेंटिंग्स, हर एक चीज़ इतिहास की एक कहानी बताती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के ऊपर, यानी सोर्सेज के ऊपर। मतलब आखिर ऐसे कौन से एविडेंस होते हैं, ऐसे कौन से सोर्सेज होते हैं, ऐसे कौन से सबूत होते हैं जिनकी वजह से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिक्के, अभिलेख, साहित्य और विदेशी वृत्तांत, यानी जितने भी जो फॉरेनर्स इंडिया में विजिट करने के लिए आए थे, उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा। तो ये वो सभी एविडेंस है, ये वो सभी सोर्सेज हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो इन सभी क्वेश्चंस में आपसे बेसिकली इन्हीं सभी एविडेंस के बारे में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो इतिहास के सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, उनकी लिमिटेशंस के बारे में बताइए, या फिर कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा जाता है। तो मैंने इन सभी क्वेश्चंस को एक ही आंसर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो सपोज़ अगर आपसे एग्ज़ाम में सिक्कों के बारे में पूछा जाता है तो आप सिक्कों के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, और उसका अगर उसके महत्व के बारे में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाता है, तो उसको भी एक्सप्लेन कीजिए। और अगर आपको आपका आंसर जो है वो छोटा लगता है तो इसमें जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत, अभिलेख, इन सभी पॉइंट्स को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा, जिससे कि जो आपका आंसर है वो लेंथी हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये ऐतिहासिक स्रोत होते क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिस्टोरिकल सोर्सेज में प्राचीन अभिलेख, सिक्के, स्मारकें, भवन, मूर्तियाँ और चित्रकला आती है, जिनकी मदद से इतिहासकार इतिहास का निर्माण करते हैं। ऐतिहासिक सोर्सेज से हमें प्राचीन भारत के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इन्हीं की हेल्प से इतिहासकार पूरा इतिहास लिखते हैं। मतलब हिस्टोरिकल सोर्सेज हमें पास्ट की सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इन्हीं के बेसिस पर इतिहासकार हिस्ट्री को समझते हैं और लिखते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोतों के साक्ष्यों के बारे में, यानी इसके एविडेंस के बारे में। तो इसमें फर्स्ट है अभिलेख या शिलालेख, सेकंड है नगर और वास्तुकला यानी स्मारक, और थर्ड है मुद्राएं यानी सिक्के, और फोर्थ है साहित्यिक स्रोत, और फिफ्थ है कला और संस्कृति, और लास्ट है विदेशी वृत्तांत यानी विदेशी यात्रियों के वितरण। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में अभिलेखों का क्या योगदान है, यानी इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभिलेखों की मदद से हमें प्राचीन भारत के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो अभिलेख प्राचीन भारत की जानकारी का मेन सोर्स है, और इन्हीं के बेसिस पर हम उस टाइम के सोसाइटी और गवर्नमेंट को समझ पाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये अभिलेख होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभिलेखों को पत्थर, मेटल या किसी हार्ड सरफेस पर खोद कर लिखा जाता था, जैसे मंदिरों की दीवारों, मोहरों, पत्थरों के खम्भों पर। अभिलेखों से हमें प्राचीन भारतीय समाज की संस्कृति, धर्म, विश्वास, दर्शन, भाषाओं, लिपियों, साहित्य और महाराजाओं के शासनकाल के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब अभिलेख हमें एशियन टाइम की सोसाइटी और कल्चर की एक झलक दिखाते हैं। इनसे हम उस टाइम के रिलीजन, लैंग्वेज और रूलर्स के बारे में जान पाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन भारतीय अभिलेखों के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे अशोक के अभिलेख के बारे में। फिर हम बात करेंगे गुप्तकालीन अभिलेख के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे हर्षवर्धन के अभिलेख के बारे में। फिर हम बात करेंगे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के अभिलेखों के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा अभिलेखों से हमें हड़प्पा सभ्यता के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। हड़प्पा लिपि यानी हड़प्पा स्क्रिप्ट भारत का सबसे पुराना अभिलेख है।
हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। मतलब हड़प्पा अभिलेख हमें उस टाइम के लाइफ के बारे में बताते हैं, लेकिन अभी तक हमें उनकी लैंग्वेज पूरी तरह समझ नहीं आई है। तो नेक्स्ट है अशोक का अभिलेख। तो मैं आपको बता दूं कि अशोक के अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों पर लिखी हुई खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा और उसका अर्थ निकाला। अशोक ने इन मैसेजेस को प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाया था। अशोक वो पहला सम्राट था जिसने अपने आदेशों और नैतिक संदेशों को प्रजा तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया। मतलब अशोक के शिलालेख हमें उस टाइम की पॉलिटिक्स और कल्चरल लाइफ को बताते हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़कर जेम्स प्रिंसेप ने हमें इतिहास बताया, जिसकी वजह से ये सब हमें पता चल पाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्तकालीन अभिलेख के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुप्त काल के अभिलेखों से हमें उस टाइम पीरियड के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ की इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब इससे हमें गुप्त काल शासन और उस टाइम के सोसाइटी के बारे में पता चलता है। तो नेक्स्ट है हर्षवर्धन का अभिलेख। तो हर्षवर्धन के अभिलेखों से हमें उनके एम्पायर के सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब इससे हमें हर्षवर्धन साम्राज्य के सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर लाइफ का आइडिया मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय की गाथाओं के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। मतलब समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख उनके जीतों के बारे में बताया गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो कितने बड़े शासक थे। तो लास्ट अब हम बात करते हैं रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत का पहला अभिलेख था। मतलब रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख इतिहास में संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। इससे हमें उस टाइम की खास बातें पता चलती हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में कॉइन्स यानी मुद्राएं, मतलब सिक्कों का क्या योगदान रहा, यानी सिक्कों के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल में लेन देन के लिए यूज़ की जाने वाली वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। ये कॉइन्स विभिन्न धातुओं के बने होते थे, जैसे सोना, तांबा, चांदी एक्सेट्रा। कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए गोल्डन कॉइन्स सबसे ज़्यादा प्योर थे, जबकि गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा गोल्डन कॉइन्स को जारी किया था। और सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो पुराने ज़माने में सबसे पहले लोग चीज़ों के बदले चीज़ देते थे, यानी विनिमय करते थे। फिर सिक्के आए जो सोना, चांदी, तांबा जैसे धातुओं से बने होते थे, और गुप्त और कुषाण शासकों ने खूब सारे सोने के सिक्के जारी किए। तो आइए हम समझते हैं कि प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है, यानी प्राचीन सिक्कों के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन सिक्कों से हमें राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है, इसके अलावा सामाजिक इतिहास की जानकारी मिलती है, इसके अलावा आर्थिक इतिहास की जानकारी मिलती है, इसके साथ ही हमें सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी भी मिलती है। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि आखिर प्राचीन सिक्कों से हमें किस तरह से राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत के विभिन्न राजवंशों, शासकों और उनके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि मुद्राओं यानी सिक्कों पर अक्सर हमें शासकों के नाम, उनके चित्र बने हुए मिलते हैं। मतलब पुराने सिक्के हमें उस टाइम के राजाओं और उनके राज के बारे में बताते हैं। इसके अलावा सिक्कों के ऊपर शासकों के नाम और तस्वीर भी होते हैं, जिससे इतिहास को समझना और भी आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्राचीन सिक्कों से हमें किस तरह से सामाजिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि मुद्राओं यानी सिक्कों पर हमें अक्सर देवी देवताओं के चित्र बने हुए मिलते हैं। इससे हमें प्राचीन धर्मों और मान्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो पुराने सिक्कों पर देवी देवताओं के चित्र होते हैं, जो हमें उस वक्त के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में बताते हैं। इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में लोग किस धर्म में विश्वास करते थे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्राचीन सिक्कों से हमें किस तरीके से आर्थिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों की धातु, वजन और मूल्य से हमें प्राचीन भारत में मुद्रा प्रणाली के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है।
मतलब पुराने सिक्के हमें उस टाइम के मनी सिस्टम और ट्रेड के बारे में बताते हैं। सिक्के किस धातु के थे और उनका वजन क्या था, इससे हमें पता चलता है कि पैसे कैसे चलते थे। तो आखिर में अब हम बात करते हैं कि प्राचीन सिक्कों से हमें किस तरीके से सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत की कला और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि प्राचीन सिक्कों पर अलग अलग तरह के कलाकृतियाँ जैसे पशु पक्षी, पौधे, फूल, इन सब के चित्र मिलते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो पुराने सिक्के पर जानवर, पेड़ पौधे और फूल बने होते हैं जो उस वक्त की कलाकृति और संस्कृति को दिखाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पर लोग कितने ज़्यादा क्रिएटिव थे। तो अब हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में साहित्यिक स्रोतों के योगदान के बारे में, यानी साहित्यिक स्रोतों के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल की हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपियों को ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखा जाता था। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो पुराने टाइम में लोग जो हाथ से लिखी हुई किताब बनाते थे उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। इनमें लिखावट ताड़ के पत्तों या भोजपत्रों पर होती थी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन भारत में मुख्य रूप से 3 धर्म के साहित्य फेमस थे। पहला है हिंदू धर्म के साहित्य, दूसरा है बौद्ध धर्म के साहित्य और तीसरा है जैन धर्म के साहित्य। तो आइए एक एक करके इन तीनों को ही थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के साहित्य के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है जिसका उद्भव सनातन धर्म से हुआ था। हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथों, पुस्तकों और महाकाव्यों की रचना की है, जिसमें वेद, व्यांग, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण, महाभारत ये सब शामिल हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है जो वेदों से शुरू हुआ था। इसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसी बड़ी बड़ी किताबें हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेद के बारे में। तो वेद का मतलब होता है ज्ञान। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, और इसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग का मतलब होता है वेदों का अंग। कुल 6 वेदांग हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। कुल 108 उपनिषद हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पुराण के बारे में। तो पुराण का मतलब होता है पुराना, और कुल 18 पुराण हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्मृतियों के बारे में। तो स्मृतियों का मतलब होता है स्मरण करने की शक्ति। मानव स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है जिसमें सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रामायण के बारे में। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। तो लास्ट अब हम बात करते हैं महाभारत के बारे में। तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। महाभारत भारत का सबसे विशाल ग्रंथ है। तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध साहित्य के मुख्य अंग जातक और पिटक है। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है और ये कथाएं प्राचीन भारतीय समाज के बारे में जानकारी देती है। बौद्ध धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में बुद्ध की मृत्यु के बाद की गई थी। त्रिपिटक में प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का वर्णन है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बौद्ध साहित्य में जातक और पिटक सबसे महत्वपूर्ण है। जातक में बुद्ध के पुराने जन्म की कहानी है और पिटक में समाज और धर्म की बातें हैं। इसके अलावा त्रिपिटक के 3 अंग हैं। पहला है सूत पिटक। सूत पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। नेक्स्ट है विनय पिटक। विनय पिटक मठों में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुओं के लिए मठों के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक बुद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांतों से संबंधित है। तो अब हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के साहित्य के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैन धर्म के साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं जो हमें उस समय के समाज और अर्थव्यवस्था की जानकारी देते हैं। मतलब जैन धर्म के साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, इनसे हमें उस वक्त के समाज और आर्थिक हालातों के बारे में पता चलता है। तो लास्ट अब हम बात करने वाले हैं गैर धार्मिक साहित्य के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि धार्मिक साहित्यों के अतिरिक्त भी कई गैर धार्मिक पुस्तकें, वृत्तांत, जीवनी हैं जो हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देते हैं। जैसे प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान पाणि द्वारा रचित अष्टाध्याय, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्राक्ष, शूद्रक द्वारा रचित मिश्रतम और भाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो धार्मिक किताबों के अलावा भी कई गैर धार्मिक किताबें और कहानियां हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास को बताती है, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र और विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्राक्ष। तो अब हम बात करने वाले हैं साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन समाज की क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत की राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है, सामाजिक इतिहास की जानकारी मिलती है, धार्मिक इतिहास की जानकारी मिलती है और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साहित्यिक स्रोतों से हमें राजनीतिक इतिहास की क्या जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के विभिन्न राजवंशों, शासकों और उनके कार्यों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे चाणक्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य की इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम का वर्णन किया है। इसके अलावा मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर नगर और सैन्य मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो साहित्यिक स्रोत हमें प्राचीन भारत के राजाओं और उनके कामों के बारे में बताते हैं। जैसे चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोतों से हमें सामाजिक इतिहास की क्या जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के सोशल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें विभिन्न वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में जानकारी दी गई है। मतलब पुरानी किताबें हमें प्राचीन भारत के समाज के बारे में बताती है। जैसे ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों से हमें धार्मिक इतिहास की क्या जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू धर्म का वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और बौद्ध धर्म का जातक और त्रिपिटक और जैन धर्म के ग्रंथ। मतलब पुरानी किताबें हमें प्राचीन भारत के धर्मों के बारे में बताती है। जैसे हिंदू धर्म के वेद, रामायण, महाभारत और बौद्ध धर्म के जातक और त्रिपिटक और जैन धर्म के ग्रंथों के बारे में बताती है। तो लास्ट में बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों से हमें सांस्कृतिक इतिहास की क्या जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि साहित्यिक स्रोत किसी भी साम्राज्य के कल्चरल हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत की संस्कृति के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कला, साहित्य, संगीत और नृत्य। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो किसी भी राजवंश की संस्कृति जानने के लिए साहित्यिक स्रोत बहुत ही मददगार होते हैं। पुरानी किताबों से हमें कला, संगीत, नृत्य और साहित्य जैसी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो अब हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में विदेशी वृत्तांत, यानी जितने भी जो विदेशी आए थे, यानी जो फॉरेनर आए थे भारत में, उन्होंने अपनी बुक में इसका क्या जिक्र किया है, जिससे कि हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। यानी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में विदेशी वृत्तांत यानी विदेशी यात्रियों के वितरण का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि विदेशी वृत्तांत प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसकी मदद से इतिहासकार प्राचीन भारतीय इतिहास का पता लगाते हैं। विदेशी वृत्तांत से हमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो विदेशी यात्रियों के रिकॉर्ड हमारे लिए प्राचीन भारत को समझने के एक बड़ा जरिया है। इनसे हमें उस वक्त के राजनेता, समाज, कारोबार और संस्कृति के बारे में अहम जानकारी मिलती है। तो हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विदेशी वृत्तांतों के बारे में, यानी जो फॉरेनर्स आए थे उनके बारे में। तो टोटल 4 फॉरेनर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेगास्थनीज के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे सिकंदर के साथ आए यूनानी लेखक के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे फाहियान या फाशियान के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे हांगसांग के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेगास्थनीज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मेगास्थनीज यूनानी शासक दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला एक विदेशी यात्री था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य प्रशासन, विशेष रूप से नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर सिंपल वर्ड से बताऊँ तो मेगास्थनीज एक विदेशी था जो यूनानी राजा का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के पास आया था। उसने अपनी किताब इंडिका में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, खासकर शहर और सेना के बारे में बताया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिकंदर के साथ आए यूनानी लेखक के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिकंदर के साथ कई यूनानी लेखक आए जिन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताया है। इन लेखकों ने भारत में अपनी यात्रा के दौरान जो भी देखा, जो भी सुना, उसे अपनी बुक में लिखा। मतलब सिकंदर के साथ कई यूनानी लेखक भारत आए थे। उन्होंने अपनी किताबों में भारत की राजनीति, समाज, पैसे और संस्कृति के बारे में लिखा,
जो भी उन्होंने वहाँ पर देखा और सुना। तो अब हम बात करते हैं फाहियान के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5वीं शताब्दी में चीनी विद्यार्थी फाहियान भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड के शासक काल में आए थे। फाहियान ने अपनी बुक में भारत की वर्ण व्यवस्था के अलावा चंडालों का वर्णन भी किया है। मतलब 5वीं सदी में चीनी विद्यार्थी फाहियान भारत आया था ताकि बौद्ध धर्म की पढ़ाई कर सके। उसने अपनी किताब में भारत की वर्ण व्यवस्था और चंडालों के बारे में लिखा है। तो लास्ट हम बात करते हैं हेंगसांग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7वीं शताब्दी में चीनी विद्यार्थी हेंगसांग भारत में बुद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हेंगसांग ने भी अपनी बुक में भारत की वर्ण व्यवस्था के अलावा चंडालों के बारे में एक्सप्लेन किया है। यानी 7वीं शताब्दी में चीनी विद्यार्थी हेंगसांग भारत आया था हर्षवर्धन के समय और बौद्ध धर्म सीखने के लिए, और उसने भी अपनी बुक में भारत की वर्ण व्यवस्था और चांडालों के बारे में लिखा है। तो अब हम बात करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोतों की सीमाओं के बारे में, या फिर आप कह सकते हो उसकी आलोचना के बारे में, या फिर आप कह सकते हो उसकी लिमिटेशन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुरातात्विक स्रोत बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इनमें कुछ लिमिटेशंस और चैलेंजेस भी होते हैं जो इतिहास की सही और पूरी जानकारी मिलने में अड़चन डालती है। मतलब पुरातात्विक स्रोत इतिहास को समझने में मदद करते हैं, लेकिन इनमें कुछ कमियां होती है जो पूरी सच्चाई जानने में रुकावट बनती है। तो इसकी पहली कमी है भाषा और व्याख्या की समस्या। इसकी दूसरी कमी है तिथियों की निश्चितता की कमी। इसकी तीसरी कमी है प्राकृतिक क्षति और समय की मार। इसकी चौथी कमी है अतिशयोक्त पूर्ण वर्णन, और इसकी आखिरी कमी है अर्थ निकालने में कठिनाई। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भाषा और व्याख्या की समस्या के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि पुरातात्विक अवशेषों पर अक्सर प्राचीन काल की लिखावट होती है, लेकिन कई बार वो लिखावट इतनी पुरानी या जटिल होती है कि उसे पढ़ना और समझना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों पर मिली हड़प्पा लिपि आज तक पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं, इसीलिए उस सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी अभी अधूरी है। इसके अलावा कई बार शिलालेख ऐसे होते हैं जिनकी भाषा पुरानी या स्थानीय होती है, जिससे उनका अनुवाद करना कठिन हो जाता है। मतलब अक्सर पुराने अवशेषों पर लिखावट होती है, लेकिन वो इतनी पुरानी या अजीब होती है कि समझ नहीं आती। ऐसे हड़प्पा की लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, इसीलिए हमें उस सभ्यता की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। कई बार लैंग्वेज इतनी अधिक पुरानी हो जाती है या लोकल होती है कि उसका ट्रांसलेशन करना टिपिकल हो जाता है। तो इसकी अगली कमी है तिथियों की निश्चितता की कमी। तो अक्सर ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट या अवशेष किस टाइम पीरियड का है। कुछ तरीक़ों से अनुमान लगाया जाता है, जैसे कार्बन डेटिंग, लेकिन ये भी लिमिटेड होते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई मिट्टी का घड़ा मिला है। अब ये समझना कि वो 1000 साल पुराना है या 1500 साल पुराना है, ये हमेशा निश्चित नहीं होता। इसकी वजह से अगर हम सही तिथि गैस नहीं कर पाते तो उस ऑब्जेक्ट को सही ऐतिहासिक घटना या कालखंड से जोड़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब कई बार पता नहीं चलता कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। जैसे एक बर्तन मिला, वो 1000 साल पुराना है या 1500 साल पुराना है, कहना कठिन है। तो ऐसे में उसे हिस्ट्री के साथ जोड़ना भी टफ हो जाता है। तो इसकी अगली कमी है प्राकृतिक क्षति और समय की मार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार पुरानी वस्तुएं समय के साथ टूट जाती है, फूट जाती है, नष्ट हो जाती है और ख़राब हो जाती है। मौसम, मिट्टी, जलवायु और मानव गतिविधियों से उन्हें नुकसान पहुँचता है। एग्जाम्पल के लिए अक्सर लकड़ी की बनी चीज़ें सड़ जाती हैं और चित्रकारी या दीवारों की नक्शकारी समय के साथ मिट जाती है। ऐसे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती और व्याख्या अधूरी रह जाती है। मतलब पुरानी चीज़ें अक्सर टूट जाती है या सड़ जाती हैं, जैसे लकड़ी ख़राब हो जाती है, पेंट मिट जाता है, तो इसकी वजह से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो इसकी अगली कमी है अतिशयोक्तपूर्ण वर्णन। तो मैं आपको बता दूं कि अभिलेखों और साहित्यों में राजाओं के बारे में अतिशयोक्त पूर्ण वर्णन मिलता है, क्योंकि अभिलेखों को बनाने वाले राजा स्वयं थे। उदाहरण के लिए हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशिस्त में समुद्रगुप्त के बारे में अतिशयोक्त पूर्ण का वर्णन किया गया है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अभिलेखों में राजाओं की खूब तारीफ की जाती है, क्योंकि उन्हें खुद राजाओं ने बनवाया था। जैसे प्रयाग प्रशिस्त में समुद्रगुप्त की काफ़ी बढ़ चढ़कर तारीफ की गई है। तो इसकी आखिरी कमी है अर्थ निकालने में कठिनाई। तो मैं आपको बता दूं कि कई अभिलेखों में एक ही राजा के लिए अलग अलग नामों या उपाधियों का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इन अभिलेखों को पढ़ना और इसका अर्थ निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के अलग अलग नाम और उपनाम होते हैं, इसकी वजह से इन्हें समझना और इसका अर्थ निकालना कठिन हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है,
आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और